मिश्रा रजा गृहिणी हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। किसमें जुर्रत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग 2018 के नतीजे आए तो जमीन से उड़कर फलक तक का फासला तय करने वालों के रास्ते की खोज में हम भी निकले। और जब निकले तो जाना कि अथाह मेहनत और मजबूत इरादों के आगे मजबूरियों के समंदर और मुश्किलों की चट्टानें किस कदर पिघलकर मेहनत कशों के पैरों में आ जाती हैं। और जब बुलंदियां बेटे के कदमों में हो तो परिवार का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। बिजनौर के नगीना के रहने वाले जुनैद के पिता कैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, देखिए जरा। और क्यों? क्योंकि जुनैद ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी इनके घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी। जुनैद ने यूपीएससी में 3री रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया 3 रैंक मिली है इन्हें। और ये 2017 बैच के पहले आईआरएस हैं, उसमें ट्रेनिंग में चल रहे थे। इन्हें जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट मिली थी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में। और उसके बाद क्योंकि इनका अटेम्प्ट इनके और बाकी थे, इसलिए इन्होंने इस बार अपना अटेम्प्ट यूज़ किया। इस बार इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह के करम से 3 टॉपर्स में से एक टॉपर ये बने हैं। यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 3रे स्थान पर टॉप करने वाले जुनैद अहमद उत्तर प्रदेश के नगीना की अब नगीना बन गए हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग से तैयारी करने वाले जुनैद इतनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे किसी को यकीन नहीं था। लेकिन आज वो अपने कस्बे नगीना ही नहीं बल्कि पूरे देश के नगीना बन गए हैं। जुनैद एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से आते हैं। शुरुआती परवरिश नगीना में हुई और शुरुआत से ही पढ़ाई में औसत रहने वाले जुनैद ने आज बता दिया कि औसत नाम की चिड़िया सिर्फ कमजोर इरादों के लिए बनी है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने हमें ये मुकाम दिखाया है, उस बच्चे की मेहनत रंग लाई है। बहुत ज़्यादा इधर लगे हुए थे, अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और इतने बड़े उसे मुकाम पर पहुँचा दिया। हम सब की दुआएं हैं, आप सब लोगों की दुआएं सब उसके साथ थी। जुनैद के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 60% नंबर आए थे। 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई प्राइवेट विश्वविद्यालय से की और उसमें भी मात्र 65% अंक पाए। लेकिन उसके बाद जुनैद ने जो ठाना तो फलक को भी नीचे आना पड़ा। परिवार को बताया कि वो आईएएस बनना चाहते हैं तो घर वालों को यकीन नहीं हुआ और कह दिया कि आईएएस बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो जुनैद ने किया उसका परिणाम आपके सामने है और पूरा देश जुनैद की मेहनत को सलाम कर रहा है। बेटे की अथाह मेहनत और अडिग इरादों का पिटारा खुला तो पेशे से वकील जुनैद के पिता खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ भी कहिए, लेकिन जुनैद और जुनैद जैसे इरादों वाले इन होनहारों ने साबित कर दिया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिजनौर से सरफराज खान, भारत समाचार। जी हाँ, तो हमारे साथ आईएएस टॉपर गुंजन द्विवेदी जिनको कि 9th रैंक हासिल हुआ है वो जुड़ गई हैं सीधे सीधे। बहुत बहुत स्वागत आपका गुंजन भारत समाचार पर, और भारत समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। जी गुंजन, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो सफलता आपने हासिल की है इसकी कितनी उम्मीद थी आपको और कैसा महसूस कर रही है इस सफलता को पाने के बाद? देखिए, उम्मीद तो ये एग्ज़ाम इतना अनसर्टन है कि कल सुबह तक मैं जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है 2019 का उसकी तैयारी कर रही थी जी। तो कोई ऐसा सच मेहनत की थी बट था ठीक है, हो जाएगा, रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जी बिल्कुल। थोड़ा सा शॉक्ड हूँ
अभी तक वो फीलिंग पूरी तरीके से सिंक इन नहीं हुई है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। गुंजन, कैसा रहा ये सफर? आपने कब से तैयारी की, किस तरीके से आपने ये तैयारी की? अगर आप दर्शकों को बताएं तो निश्चित तौर पर काफी प्रेरणा मिलती है आप जैसे छात्रों से ही। जी धन्यवाद। मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दौलत राम कॉलेज। और हमेशा से था, घर में ही मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो CTO हैं सहारनपुर में, तो वो भी तैयारी कर रही थी, बचपन से देखा था, तो गोल क्लियर था। उसके बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही 2014 में मैं जुट गई इस एग्ज़ाम के लिए। अब इस एग्ज़ाम की मिनिमम एज होती है 21 जी, तो इसलिए मेरा पहला अटेम्प्ट 2016 में था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जो फाइनली क्लियर हुआ है। पहला और दूसरे अटेम्प्ट जो कि 2016 और 2017 में थे, उसमें मेरा प्रिलिमिनरी स्टेज भी नहीं क्लियर हो पा रहा था, तो मतलब काफ़ी डिसहार्टनिंग था वो। लेकिन बस फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, बोलते रहे कि लगे रहो, पूरी मेहनत करो, और फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस आज रिजल्ट मिला। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो जाता है गुंजन, आपकी बातों से लगता है कि फैमिली का सपोर्ट इस तरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुंजन, आपने किस तरह के विषयों का सिलेक्शन किया और ये सिलेक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है UPSC जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए? रणनीति क्या होनी चाहिए आजकल के स्टूडेंट जो अगर तैयारी कर रहे हैं UPSC की? तो जी, ऑप्शनल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अपना एक वेटेज है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस अपने ग्रेजुएशन में चूज़ किया था। तो वो मुझे तो क्लैरिटी थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है सब्जेक्ट में जी। तो फिर पॉलिटिकल साइंस की ना मैंने कोई कोचिंग ली, बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मुझे GS में भी बहुत इससे हेल्प मिली जी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे ग्रेजुएशन में जिनका सब्जेक्ट अलग होता है, वो भी ऐसा नहीं है, मतलब बहुत बच्चे नए सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो 1 साल 2 साल करीब डेडिकेटेड पूरी मेहनत लग जाती है। गुंजन जी, देखिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, आजकल क्या होता है UPSC की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो UPSC के लिए काफ़ी सारे संस्थान अगर आप देखें तो जगह जगह पर खुले हुए हैं, कोचिंग संस्थान हैं। कितना ज़रूरी मानती हैं, क्या आपने कहीं से कोचिंग ली थी, और अगर कोचिंग लेते हैं तो वो किस दिशा में जाना चाहिए? कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए? जी, कोचिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। वो ये है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, आपको एग्ज़ाम समझा देते हैं क्या है, लेकिन एफर्ट्स तो आप खुद डालते हैं। और एज़ फार एज रिसोर्सेज और मटेरियल है, वो मार्केट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रेडिली अवेलेबल है, तो उसकी कमी नहीं है। जो चीज़ आपको करनी है वो है आपकी अपनी मेहनत। तो वो कोचिंग हो ना कोचिंग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ली थी कोचिंग 2015 में, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर कि यहीं लखनऊ में आके मैंने फिर खुद से पढ़ाई की। बेसिक जो घर पे टेस्ट लिखे, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, लेकिन उसको पूरा ऑनेस्टली मैंने कि अगर 2 घंटा है तो 2 घंटा ही बैठ के करना है, 1-2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं। तो शायद यही प्रैक्टिस थी जिसने बहुत हेल्प किया। जी बिल्कुल। और गुंजन, देखिए ये भी जानना है कि आजकल सोशल मीडिया की आप बात कर ले, TV है, YouTube, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें अपने आप को फोकस्ड रखना, वो आपने कैसे किया? इन चीज़ों से आपने कितनी दूरी बनाई? जी, जैसा कि आपने बोला, डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली होता है जी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, और ये रीज़न नहीं था कि मतलब मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उससे मतलब नहीं था। लेकिन कई बार ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगता था कि क्योंकि आप 2 साल 3 साल लाइफ के बस बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो कई बार लगता था कि ठीक है, और लोग को जब आप देखते थे अपने बैचमेट्स, अपने कलीग्स को कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मोमेंट पे फिर फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट आता है। वो आपसे जब बोलते रहते हैं कि नहीं तुम बस लगे रहो, समय की बात है, मेरे लिए तो ये पहली ही जॉब है। मैंने सिर्फ हमेशा से यही सोचा था इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए जी। तो मैं सोशल मीडिया से दूर रहती थी। बाकी YouTube की अगर हम बात करें तो YouTube पे बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब चैनल्स हैं, उसको मैंने यूटिलाइज किया था अपनी प्रिपरेशन में। गुंजन जी, कहीं ना कहीं देखिए तमाम चीजें आपने तो सही बात है, ये सारी चीजें बताई। आप फेसबुक पर नहीं थे, लेकिन आजकल के युवा इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा लगता है। कितने घंटे की पढ़ाई गुंजन बहुत ज्यादा जरूरी है? कई बार हमने सुना है टॉपर्स को ये कहते हुए कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप इस चीज में कितना बिलीव करती हैं? आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी?
जी डेफिनेटली ये बात तो एकदम सही है, मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि क्वालिटी ही मैटर करता है अल्टीमेटली। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप मिनिमम भी करेंगे ना तब भी 7-8 घंटे 9 घंटे हो ही जाते हैं। आपको अखबार पढ़ने होते हैं, आपकी इतनी सारी किताबें हैं, आपके अपने नोट्स हैं, तो ये सब करते करते ही ऑन एन एवरेज 8 घंटा 9 घंटा हो जाता है। कई बार कम भी होता था, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिस दिन शायद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, लेकिन मैं कोशिश की स्पेशली अपने 3rd अटेम्प्ट में, ये जिसमें मैं सक्सेसफुल रही हूँ, कि ऐसे दिन बहुत ही कम हो कि जिस दिन पढ़ाई ना हो। लेकिन हाँ, कई बार थक जाते हो आप, तो ब्रेक लेना डेफिनेटली ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और गुंजन देखिए, आपकी बातों को सुन के और इतना तो समझ में आता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरत है, फोकस होना बहुत जरूरी है। गुंजन, आजकल के छात्र जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपका अगर शार्प मैसेज देना हो तो आप क्या कहेंगे उनसे, और किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि उन्हें भी एक प्रेरणा मिल सके? पहला जो मैसेज है कि अपना गोल क्लियर रखिए। एक बार गोल डिसाइड कर लिया है कि ये करना है तो उसके अलावा कुछ और सोचिए नहीं। दूसरी चीज़, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी होती है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, जो मुझे सही लगा, 1-2 बार ट्राई भी किया, अल्टीमेटली अपना प्लान बनाया। और 1-2 लोग जो आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराएं, जो आपको मोटिवेटेड रखें, उनके सपोर्ट, उनको अपने से क्लोज रखिए। आप ये फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो। मेरे केस में क्या हुआ था, पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री ही नहीं निकला था, तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की प्री निकालने में। तो मतलब हाँ, तो जो आपके क्लोज लोग हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखें, जो आप में बिलीव करते हैं, उनसे कॉन्स्टेंटली टच में रहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आपको लगता है जिस प्रकार के इससे इस एग्जाम का पैटर्न है, हम समझ सकते हैं कि तैयारियां बहुत ज्यादा होती हैं, लगातार पढ़ाई करनी होती है। मेंटरी जो है वो भी कई बार, जैसा कि आप भी बता रही हैं, 2 बार एग्जाम्स में बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया, बहुत टेंशन हो गई थी, फैमिली का सपोर्ट था। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना मेंटली जो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टेंशन होने लगती है, उसको कैसे दूर करें? आप क्या करते थे उस दौरान? जी एकदम सही बात। मुझे भी बहुत एंग्जाइटी होती थी, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि पढ़ ही नहीं पाती थी कई बार। मतलब ऐसे मोमेंट्स आते थे, तो उसमें फिर अपने 1-2 फ्रेंड से बात करती थी, अपने पेरेंट्स से बात करती थी। वो बस बोलते थे कि ठीक है, शांत हो जाओ। लेकिन पर्सनली जो मैंने एक चीज़ की पिछले 1-1.5 साल से, थोड़ा बहुत मेडिटेशन की कोशिश की। 5 मिनट 6 मिनट अपने दिमाग को बस बैठ के शांत रखो, तो इसने काफ़ी हेल्प की। और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसा तो टाइम मिलता नहीं था फिजिकल एक्टिविटी का। कभी योगा हो गया, थोड़ा बहुत दौड़ना, जॉगिंग, ये सब जितना निकाल सकती थी समय वो करती थी। एक्टिव भी रहूं दिन भर, बस कमरे में। साक्षात्कार में किस तरह के सवाल पूछे गए थे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जिसे हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बाकी 2 चीजें तो अपनी बस में होती है, लेकिन जब साक्षात्कार आता है तो अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी मैं तो बहुत नर्वस थी। ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मॉक टेस्ट लिए थे, मैंने प्रैक्टिस किया था, लेकिन वो वहाँ पे अल्टीमेटली वो जो होता है वो अपने में अलग एक्सपीरियंस होता है। मैंने अपने आप से बोला गिव इन योर बेस्ट, गई वहाँ पे, क्वेश्चंस पूछे। मेरा क्योंकि ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो मुझे पता था कि वो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस पूछेंगे ही। तो काफ़ी क्वेश्चंस उससे पूछे, थोड़े बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे कि आप अगर कहीं पे डीएम हैं तो आप क्या करेंगी, ये सब थोड़े बहुत सिचुएशनल क्वेश्चंस। तो मैंने शायद, मतलब अभी मार्क्स तो नहीं आए हैं, लेकिन शायद इसको अच्छे से टैकल किया। एंड में थोड़ा उन्होंने मुझे प्रेशराइज भी किया था, अगेन एक सिचुएशनल क्वेश्चन देके, और मैं जो बोल रही थी उसको बोल रहे थे नहीं, आर यू श्योर, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो शायद वो मेरा पर्सनालिटी इसमें एक्चुअली में वो एनालाइज कर रहे थे। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकली थी, उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब गया है। जी बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है गुंजन की, देखिए आपको लगा कि वो इंटरव्यू खराब गया, रिजल्ट अब हम सबके सामने, पूरे देश के सामने है। गुंजन, हम आपसे वो सवाल, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, या कोई वैसा सवाल जानना चाहेंगे जो आपको याद हो आपके जहन में, जिसका जवाब आपने दिया और आपको लगा होगा कि यस, इसकी तैयारी मैंने की थी और ये सवाल भी ऐसा आया है, ऐसा कुछ हुआ था? जी मेरे घुसते ही मुझसे एक क्वेश्चन बोला उन्होंने। ये बोला था कि एक परसेप्शन है कि जब वुमेन टॉप ब्यूरोक्रेट्स बनती हैं तो वो बहुत ऑनेस्ट रहती हैं, ऐसा क्यों? तो फिर उन्होंने खुद ही बोला कि क्या इसकी वजह ये है कि वुमेन की मोरालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनके एथिक्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसका जवाब मैंने दिया कि मोरालिटी और एथिक्स जेंडर पे नहीं डिपेंड करता है, ये हर इंसान में होता है। मतलब ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी कम्स फ्रॉम विद इन। तो इस जवाब पे मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस मेरे पॉइंट को।
जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पे गुंजन, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस प्रकार से आपने ये सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पर आपकी अथाह मेहनत है, फैमिली का सपोर्ट है। जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इसका भी बहुत ज्यादा सुनते हैं हम लोग, वैसे में क्या सिचुएशन बनती है? क्या मीडियम का भी कोई फर्क पड़ता है, और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं दे रही तो भी फर्क पड़ता है गुंजन इस रिजल्ट पे? देखिए, मीडियम का तो मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे टॉपर्स हैं जो हिंदी मीडियम से भी टॉप किया है जिन्होंने जी। और एज़ फार एज़ फैमिली सपोर्ट इज़ कंसर्न, अगर आपके पास है पॉजिटिव सपोर्ट तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, एक प्रिविलेज है। अगर अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली आपकी मोटिवेशन जो अंदर से खुद से आती है ना, वही आपको ड्राइव करती है। एंड ये चीज़ मेरे लिए भी थी, सपोर्ट सबका था, लेकिन रोज अपने आप को बोलते रहना पड़ता है कि बस मुझे करना है, करना है, करना है। जी जी गुंजन जी, बिल्कुल। मोहम्मद हाशिम भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। बनी रहिए गुंजन, आप भी, आपके पास भी वापस आएंगे। मोहम्मद हाशिम, आपको सबसे पहले भारत समाचार की तरफ से सबसे पहले बधाई इस सफलता के लिए। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या इस सफलता की उम्मीद थी? जब रिजल्ट आया तो आपके सामने क्या भाव थे उस वक्त आपके? जी, मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरा नाम रिज़ल्ट में होगा, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आया ये रिज़ल्ट जी, और मुझे काफ़ी खुशी है अपने इस रिज़ल्ट पे। जी, कौन सा प्रयास था आपका ये हाशिम, और जो आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो युवक युवतियां इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि फोकस्ड स्टडी करें, और इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, और निरंतर प्रयास करने पे ही सफलता मिलती है। मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। जी जी हाशिम, और किस तरह के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया था आपने इस एग्जाम के लिए? सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर 1750 नंबर का टोटल रिटन एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो 500 नंबर का होता है, तो तकरीबन 28.5 से 29% के करीब। तो मैंने लिटरेचर का सब्जेक्ट लिया, क्योंकि लिटरेचर का सब्जेक्ट इतना डायनेमिक नहीं होता है, और मेरा पहले से ही लिटरेचर में रुचि रही है, तो मैंने उर्दू लिटरेचर लिया था अपने ऑप्शनल के लिए। मैं दूसरे छात्रों से भी कहूँगा जो इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ कर अपने ऑप्शनल को चूज़ करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे मशवरा कर लें, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको देख लें, और ख़ास तौर से अपना जो रुचि है, अपना जो इंटरेस्ट है, उस चीज़ का आकलन करने के बाद ही किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण आपने हाशिम बात कही है। एक बात आपसे ये भी जानने वाली, जैसे कि एक जो टॉपर हैं गुंजन, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका ये कहना था कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? किस तरह से, क्या आपने किसी कोचिंग में भी जाकर तैयारी की थी? जी, फाइनेंशियली, मोरली हर तरह का सपोर्ट मेरे घर की तरफ से था। किसी तरह की उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आने दी। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, तो मैंने ऐसी कोई कन्वेंशनल कोचिंग नहीं की जैसे कि यहाँ की राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की मार्केट्स में होती हैं, बल्कि जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैं 2015 और 16 के सेशन में रहा, और 2016 से लेकर अब तक मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में रहा हूँ। तो मैंने कन्वेंशनल कोचिंग नहीं की, लेकिन इन दो संस्थाओं, जो अलीगढ़ की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है और जामिया मिल्लिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, इन दोनों से मैंने सहायता कह सकते हैं प्राप्त की, इनसे फ़ायदा उठाया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आपके परिवार की क्या स्थिति रही हाशिम? फाइनेंशियली अगर हम बात करें, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो, जहाँ तक मेरी बात है, तो मुझे ऐसी किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं हुई। मेरे घर वालों ने जहाँ तक हो सकता है हर चीज़ प्रोवाइड की, मुझे कोई फाइनेंशियल ऐसी दिक्कत तो नहीं रही। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि आज के इस बदलते हुए मीन्स इन्वायरमेंट में, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है
अब बहुत ज़्यादा कोचिंग्स का रिलेवेंस नहीं रह गया है, बहुत आसानी से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, चीपली अवेलेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आड़े नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में आके आपको तैयारी करनी हो या किसी बड़े शहर में, तो जाहिर सी बात है पैसे मैटर करते हैं और वहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ी सी। जी बिल्कुल। और हाशिम, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि साक्षात्कार, जैसा कि एग्जाम होता है, ये साक्षात्कार एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि जब ये साक्षात्कार होता है तो किस तरह के सवाल होते हैं। आपके पास जब साक्षात्कार आप मौका था, किस तरह का माहौल था और क्या सवाल आपसे किया गया था जिसका जवाब देने के बाद आपको लगा कि यस, इसकी तैयारी मैंने की थी, इस तरह के सवाल आए हैं, और जो सवाल सुन के आपको लगा हो कि हाँ? जी, मेरे ख्याल से साक्षात्कार जिसके बारे में जो परीक्षार्थी हैं सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे आसान होता है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो टैलेंट है वो आपके रिटन परीक्षा में पहले से ही जांचा जा चुका है, मापा जा चुका है। वो आपके इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं और पर्सनालिटी में वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेक करते हैं कि आपके ओपिनियन देखना चाहते हैं किसी भी इशू के ऊपर। तो उसके लिए आपको बस जो भी अखबार हैं या जो भी ओपिनियन है उस पर अपने क्लियर कट ओपिनियन रखिए आप, और एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, मीन्स कॉन्फिडेंटली आप जवाब दीजिए। जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का मामला है, तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं तो उसी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से ही वो सवालात उठाए जाते हैं। जैसे कि किसी ने भरा है कि मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, तो अब आपको संत कबीर नगर के बारे में और खलीलाबाद के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना चाहिए कि कबीर जी की क्या तालीम थी, उनकी क्या टीचिंग्स थी सोसाइटी के लिए, तो या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से तैयार कर लें और करंट अफेयर को तैयार कर लें, खासतौर से पिछले 2 महीने की, तो बहुत अच्छे से आप साक्षात्कार है उसको फेस कर सकते हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगे अंत में, आप क्या मैसेज आज के जो युवा हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरा मैसेज ये है कि अगर आपने ठान लिया है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको ऑनेस्टली फॉलो करिए, और ये बस समय की बात है, डेफिनेटली यू विल मेक इट। मतलब डोंट लूज होप। जी गुंजन, बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत समाचार की तरफ से आपको आने वाले भविष्य के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। हाशिम, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो युवा हैं आज के, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जी, तो जहाँ बस मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए, तो ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और आप दोनों को भारत समाचार की तरफ से आने वाले भविष्य के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। भारत में